अगर मैं आपसे कहूं कि कल सुबह जब आप घर का दरवाजा खोलेंगे तो सिर्फ एक बर्फ का टुकड़ा आपकी जान ले सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? इस कहानी में ऐसा ही हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं इस खौफनाक और रहस्यमयी कहानी को। सामने वाले पड़ोसी ने जैसे ही इशारा किया, बूढ़े आदमी को लगा कि शायद उसे कुछ कहना है। उसने बिना सोचे समझे खिड़की खोल दी, लेकिन खिड़की खुलते ही बाहर गिर रही बर्फ उसके ऊपर आ गिरी और देखते ही देखते उसकी मौत हो गई। घर के अंदर मौजूद उसकी पत्नी को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वह खिड़की की तरफ आई, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, वह भी उसी तरह मर गई। पूरी जिंदगी साथ बिताने वाले इस बुजुर्ग दंपति की मौत ने वहां मौजूद हर इंसान को झकझोर कर रख दिया। ये सब देखकर लियम भी डर गया। वह तो सिर्फ इसलिए बच गया था क्योंकि पूरी रात अपने दोस्तों के साथ ताश खेल रहा था, लेकिन उसकी पूर्व पत्नी और बेटी अभी घर पर थीं और उन्हें इस खतरनाक बर्फ के बारे में कुछ भी पता नहीं था। सबसे बड़ी चिंता उसकी बेटी थी, क्योंकि उसे हर सुबह दौड़ने की आदत थी। अगर वह सुबह घर से बाहर निकल जाती तो उसकी जान भी जा सकती थी। अपनी जान की परवाह किए बिना लियम तुरंत घर के लिए निकल पड़ा। उसे हर हाल में सुबह होने से पहले अपनी बेटी तक पहुंचना था। उसके पुराने दोस्त उसे रोक नहीं पाए, इसलिए उन्होंने तुरंत समझदारी दिखाते हुए एक प्रोटेक्टिव सूट बनाई। उसके दोस्तों ने उसे सुरक्षित बाहर भेजने की पूरी तैयारी कर दी। उन्होंने उसके ऊपर पानी न लगने वाले कपड़ों की कई परतें पहना दी, पैरों को प्लास्टिक से अच्छी तरह ढक दिया और दस्तानों को टेप से कसकर सील कर दिया, ताकि जहरीली बर्फ उसके शरीर तक न पहुंच सके। एहतियात के तौर पर किसी ने उसे एक बंदूक भी दी, लेकिन लियम को लगा कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आखिर में उसने फिल्टर वाला मास्क पहना और अपनी बेटी को बचाने के लिए इस खतरनाक सफर पर अकेला निकल पड़ा। जैसे ही लियम बाहर निकला, उसके सामने जो नजारा था उसे देखकर उसके होश उड़ गए। कुछ ही घंटों पहले तक चहल पहल से भरा यह शहर अब पूरी तरह खामोश हो चुका था। सड़कें लाशों से भरी पड़ी थीं। जहां नजर जाती वहां सिर्फ मौत का मंजर दिखाई देता था। यह जहरीली बर्फ इतनी अचानक आई थी कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। यहाँ तक कि बिजली के खंभों पर काम कर रहे कर्मचारी भी वहीं के वहीं मारे गए थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो समय उसी पल रुक गया हो। लियम का घर यहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूर था, लेकिन इस हालत में यह सफर उसे बेहद मुश्किल लग रहा था। तेज हवाएं लगातार उसके चेहरे से टकरा रही थीं और हर कदम के साथ उसका डर और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। फिर भी अपनी बेटी की चिंता उसे आगे बढ़ने की हिम्मत दे रही थी। अचानक उसकी सुन्न पड़ती कदमों की आवाज एक तेज सीटी ने तोड़ी। उसने मुड़कर देखा तो उड़ती बर्फ में एक सैनिक खड़ा था, लेकिन पलक झपकते ही वह गायब हो गया। लियम के पास सोचने का समय नहीं था। वह शॉर्टकट से आगे बढ़ गया। तभी उसकी नजर एक खामोश ट्रेन पर पड़ी। पटरियों के किनारे लाशों के बदन ऐसे ऐंठे पड़े थे मानो भागते समय जहरीली बर्फ ने एक ही पल में उनकी जान ले ली हो। कुछ देर जांच पड़ताल के बाद जब वह जाने लगा, तभी एक डिब्बे से तेज दस्तक की आवाज आई। कुछ बचे हुए लोग उस डिब्बे में दुबके थे जहां जहरीली बर्फ नहीं घुसी थी। शीशे पर जान बचाने वाले लिखे शब्द दिल दहला देने वाले थे। लियम मन ही मन झिझका, लेकिन फिर बिना देर किए डिब्बे में चढ़ गया। मास्क होने के कारण बात नहीं कर सकता था, इसलिए उसने इशारों से बचे हुए लोगों से बातचीत की। थोड़ी देर में पता चला कि ये लोग 6 घंटे से यहाँ फंसे थे और उन्होंने बाहर निकलने के सारे प्रयास करने वालों की मौत देखी थी। डिब्बे के अंदर का तापमान 0 डिग्री के आसपास पहुंच चुका था और वे ठिठुर कर मर रहे थे। लोगों की मदद की गुहार सुनकर लियम के पास कुछ नहीं था। उसने अपने पास जो थोड़ा सा सामान था उन्हें दे दिया। बैग समेटते हुए उसने देखा कि उसके पुराने दोस्त ने चुपके से एक पिस्तौल रख दी थी। असल में उसके दोस्त को पहले ही समझ आ गया था कि इस तबाही के समय इंसानों का व्यवहार कितना बदल सकता है। लियम ने बचे हुए लोगों की तरफ एक पानी की बोतल फेंक दी और भारी मन से वापस मुड़ गया। उसकी पत्नी और बेटी की जान का सवाल था। वह यहाँ और समय नहीं बिता सकता था। कुछ ही देर में वह अपने घर के नीचे पहुंच गया। इलाके के हालात ठीक वैसे ही भयानक थे जैसे उसने सोचे थे। लियम एक टूटे हुए दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। एक मरा हुआ कुत्ता भी हेलमेट पहने था, जैसे उसके मालिक ने उसे बचाने की कोशिश की हो। 18वीं मंजिल की सीढ़ियों में बचे हुए लोगों की भीड़ थी। बिना किसी से बात किए वह अपने दरवाजे की तरफ बढ़ा। अंदर सब कुछ बिखरा पड़ा था। फर्नीचर इधर उधर थे। उसकी पत्नी और बेटी नहीं दिख रही थीं। निराश ही वहां खड़ा था कि अचानक एक आवाज ने उसकी नसें तान दी। गुस्से से झपटकर उसने एक अनजान आदमी को पकड़ लिया और पूछताछ करने लगा। आखिरकार पड़ोसी ने आकर बताया कि वह आदमी दवाएं ढूंढने आया एक मददगार व्यक्ति था। गलतफहमी दूर होते ही लियम ने देखा कि उसके हाथ पर बर्फ लगी थी, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ था। तभी उसकी पत्नी की आवाज आई। आते ही उसने लियम से पूछा कि बेटी कहाँ है, लेकिन लियम को लगा कि बेटी उसी के पास है। दोनों ने सबको बाहर किया। तब पत्नी ने बताया कि रात को बेटी ने मैसेज किया था कि वह अपनी सहेली के घर रुकेगी और लियम को उस सहेली का पता ही नहीं था।
थोड़ी देर झगड़ा करने के बाद दोनों शांत हो गए। उन्होंने तय किया कि स्कूल जाकर बेटी के बारे में पता लगाएंगे, लेकिन दरवाजा खुलते ही पूरी इमारत के बचे हुए लोग उनके आसपास आ खड़े हुए। दरअसल उस आदमी ने यह खबर फैला दी थी कि लियम जहरीली बर्फ में सुरक्षित घूम सकता है। सब जानना चाहते थे कि उसके पास ऐसी क्या क्षमता है। लियम ने सच कहा कि उसके पास कोई प्रतिरोधक क्षमता नहीं है, बस उसने देखा है कि गिरती बर्फ जहरीली होती है लेकिन जमीन पर गिरने के बाद बेअसर हो जाती है। लेकिन इस बात ने किसी को शांत नहीं किया। गंजे सरदार ने, जो खुद को अस्थायी रेजिडेंट्स कमेटी का प्रतिनिधि बता रहा था, उसका मास्क मांगना शुरू कर दिया क्योंकि ठंड के कारण इमारत में पानी खत्म हो गया था। लोगों को पानी के स्रोत की जरूरत थी। बेटी की तलाश में बेचैन लियम ने अचानक पिस्तौल निकाली और साफ कहा कि वह कोई महान व्यक्ति नहीं है। जब तक वह अपनी बेटी को नहीं ढूंढ लेता तब तक वह किसी की मदद नहीं कर सकता। लोगों को उसके हथियार का डर था, इसलिए उन्हें पीछे हटना पड़ा। नीचे आते ही पीछे से गंजे सरदार की आवाज आई। वह अपने लोगों के साथ बंदूक लेकर पीछा कर रहा था। थोड़ी देर की गोलीबारी के बाद लियम अपनी पत्नी को लेकर दूसरी मंजिल के एक कमरे में घुस गया। दरवाजा बुरी तरह डगमगाने लगा। उसने अपना इकलौता मास्क पत्नी के सिर पर पहना दिया और उसे नीचे कार पर कूदते देखा। तब उसे कुछ राहत मिली। फिर उसने फर्श पर पड़ी प्लास्टिक की थैलियों को देखा और एक उपाय सोचा। जैसे ही दरवाजा टूटा, लियम ने एक कुर्सी उठाई और सबके मजाक उड़ाने के बीच उसने शीशा तोड़ा, प्लास्टिक की थैली सिर में डाली और नीचे कूद गया। लेकिन तेज दौड़ के कारण उसकी सांस तेज हो गई और उसके पतले कपड़े ठंड नहीं रोक पाए। थैली जल्दी ही बर्फ से जम गई। 100 मीटर भी नहीं दौड़ा था कि ऑक्सीजन की कमी से वह बर्फ में गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तो वह एक गर्म कार में लेटा था। ड्राइवर की तरफ से आवाज आई। वह उसका पुराना दोस्त था जिसने एक पुरानी फोर्ड कार से उसे बचाया था। उसकी पत्नी भी पास ही थी। पता चला कि आपदा में सिर्फ पुरानी कारें ही चल पाती हैं। पहले वे फायर स्टेशन गए, जहां से कुछ मास्क जुटाए। फिर उन्होंने लियम को बचाया। हथियार और मास्क लेकर वे गैराज लौटे। थोड़ा आराम करने के बाद दोनों स्कूल की तरफ चल पड़े। सूनी स्कूल बिल्डिंग में क्लासरूम के बाहर लगी तस्वीरें ही इकलौता सुराग थीं। पत्नी ने एक तस्वीर बैग में रख ली और फिर दोनों अलग अलग दिशाओं में लग गए। इसी बीच पत्नी एलेना रजिस्ट्रार ऑफिस में पुराने कागजों में सुराग तलाश रही थी कि उसने बंद दरवाजे के पीछे कुछ हलचल सुनी। खिड़की से देखा तो एक गुस्सैल लड़का चीनी भाषा में गालियां बक रहा था। लियम ने आवाज सुनी तो दौड़ता हुआ आया। वह पहले तो अनजान बनना चाहता था, लेकिन एलेना के जिद करने पर उसने दरवाजा खोला। लड़के ने आते ही उन्हें खूब गालियां दी। लियम ने तमाचा झड़कर उसे चुप कराया। फिर पता चला कि उसके क्लासमेट्स ने उसे एक दिन रात के लिए बंद कर रखा था। लियम ने बाहर की तबाही बताई, लेकिन लड़के को यकीन नहीं हुआ। जब उसने मैदान में अपने क्लासमेट्स की लाशें देखीं तो उसके होश उड़ गए। और जब एलेना ने वह तस्वीर दिखाकर पूछा कि क्या उसने उनकी बेटी को देखा है, तो लड़के ने उसे अपनी बड़ी बहन की सहेली के रूप में पहचान लिया। लियम एलेना को तुरंत यकीन हो गया कि उनकी बेटी निश्चित ही उस लड़के की बहन के साथ होगी। यह अचानक हुआ संयोग उनके टूटते दिलों में नई उम्मीद जगा गया। तीनों उस लड़के के घर के लिए रवाना हुए। लियम ने लात मारकर अंदर का दरवाजा तोड़ा और बेटी को पुकारने लगा। अंदर सन्नाटा था। वह गलियारे से होता हुआ पिछले आंगन में गया। आंगन के पूल के किनारे 8 लाशें बिखरी पड़ी थीं। ये लोग शायद जश्न मना रहे थे कि अचानक मौत ने सबको ढेर कर दिया। अच्छी बात यह थी कि मरी हुई लड़कियों में उसकी बेटी नहीं थी, लेकिन उसे तुरंत एहसास हुआ कि वह लड़का झूठ बोल रहा था। लड़का जब अपने पूरे परिवार को मरा देखकर दुखी होकर बाहर भागना चाहता था, तो लियम की पत्नी एलेना ने उसे कसकर पकड़ लिया। फिर वे कार में लौटे। हालांकि लड़के ने उनसे झूठ बोला था, फिर भी उन्होंने उसे साथ ले जाने का फैसला किया। थोड़ी देर में लड़के को तेज बुखार आ गया, शायद बहुत देर तक ठंड में रहने से। उसके बाद रास्ते में एक दवा की दुकान उनके लिए बहुत मददगार साबित हुई। लियम, जिसके मन में अब भी गुस्सा था, असल में बहुत दयालु था। वह तुरंत दवाएं ढूंढने के लिए गाड़ी से उतर गया। जब उसकी पत्नी लड़के को संभाल रही थी और लियम दवाएं खोज रहा था, तभी बाहर तेज दस्तक हुई। एक गर्भवती औरत चिल्ला रही थी कि उसका पानी टूट गया है और वह उनसे मदद मांग रही थी। लियम टालना चाहता था, लेकिन एलेना का दिल पिघल गया। उसने रोकने के बावजूद दरवाजा खोल दिया और यही था असल जिंदगी का किसान और सांप जैसा मोड़। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, गर्भवती महिला अचानक पागलों की तरह हंस पड़ी और उसी पल उसके पीछे पीछे एक लुटेरा भी घुस आया। उसने लियम की कार की चाबी छीनी और दोनों को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। लेकिन बुखार से पीड़ित उस लड़के ने सब देख लिया था। जब लुटेरे दूर गए तो उसने चुपके से दरवाजा खोला। अब कोई साधन नहीं था। तीनों अपने थके शरीर को घसीटते हुए बर्फीले तूफान में चलने लगे। सड़कों के किनारे खड़ी अनगिनत कारें बेकार पड़ी थीं। सिर्फ पुरानी कारें ही चल पाती थीं। जब वे रेलवे स्टेशन के पास पहुंचे तो लियम डर के मारे सिहर उठा। पटरियों पर जितनी लाशें थीं,
वे सब गायब हो चुकी थीं। सिर्फ बैग और जूते पड़े थे और बाहर लगी तार की बाड़ को जबरदस्ती फाड़ा गया था, जो किसी इंसान के बस की बात नहीं लगती थी। लियम उस डिब्बे पर चढ़ा जहां पहले बचे हुए लोग थे। वहां अब कुछ नहीं था, सिर्फ सीटों पर एक अजीब चिपचिपा पदार्थ बचा था। साफ था कि ये लोग बच नहीं पाए थे, बल्कि किसी भयानक तबाही का शिकार हुए थे। कर्म का फल तुरंत मिला। उसी रात जिन लुटेरों ने कार छीनी थी, वे एक पेट्रोल पंप पर पहुंचे। आदमी जैसे ही कार से उतरा, अंधेरे में किसी राक्षस ने उसे निगल लिया। अंदर बैठी औरत अभी कुछ समझ पाती कि तेज झटकों के बीच उसकी मौत हो गई। अगले दिन लियम ने उस लड़के से पता पूछ ही लिया। अपनी बेटी को ढूंढने के लिए उसने अकेले चलने का फैसला किया। उसका पुराना दोस्त सैम ने उसे मौत के मुंह में जाने से रोकना चाहा और इसी बात पर दोनों में बहस हो गई। लियम गुस्से में पैदल ही चल दिया। जब वह सूनी सड़कों पर अकेला जा रहा था, एक लाल रंग की पुरानी कार उसके पास आकर रुकी। अंदर उसका दोस्त सैम था। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और इस खतरनाक यात्रा पर निकल पड़े। रास्ता बेहद अजीब था। कहीं कोई लाश नहीं, सिर्फ कुचली हुई कारों के ढांचे बिखरे थे। जल्दी ही दोनों को रुकना पड़ा, क्योंकि आगे का रास्ता सैकड़ों मुड़ी तुड़ी गाड़ियों से बंद था। यह भी किसी इंसानी हाथ का काम नहीं लगता था। जब वे कोई रास्ता ढूंढ रहे थे, तभी एक पूरी तरह हथियारबंद सैन्य काफिला उनके पास से गुजरा। एक अफसर ने चेतावनी दी कि पूरे शहर को सील कर दिया गया है और उन्हें वापस जाने का आदेश दिया। बेटी की चिंता में लियम ने उस काफिले का पीछा कर सीलिंग तोड़ने का सोचा, लेकिन सैनिकों ने उन्हें देख लिया और अंधाधुंध गोलियां चला दी। सैम ने घबराकर कार पीछे करनी चाहिए, लेकिन बर्फ की वजह से वह पलट गई और तभी असली मुसीबत आ गई। पुल के दूसरी तरफ से बीटल जैसे बहुत सारे एलियन जीव पानी की तरह एक साथ बाहर निकल आए। हर एक का आकार एक छोटी कार जितना था। उनके मोटे खोल पर गोलियों का कोई असर नहीं होता था। सैनिक चिल्लाते हुए उनके शिकार बन गए। दूर से यह सब देखते हुए लियम समझ गया, ये सिर्फ आपदा नहीं, बल्कि एलियन आक्रमण था। कीड़ों के झुंड के जाने के बाद दोनों ने फिर से हथियार उठाए और आगे बढ़ गए। शहर के चौक पर उन्होंने देखा कि विशाल कीड़े जमीन में घोंसले बना रहे थे और लाशों को नीचे खींच रहे थे। डर के मारे वे जल्दी से वहां से निकलना चाहते थे, लेकिन लियम से कुछ आवाज हो गई और एक कीड़े ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। लियम ने हिम्मत से उसे गोली मारी और चमत्कारिक ढंग से एक कीड़ा मार डाला, लेकिन जमीन की कंपन से पता चल रहा था कि और अधिक कीड़े आ रहे हैं। दोनों भागकर एक चर्च के सामने पहुंचे। तभी ऊपर से किसी ने जलते हुए बम फेंके। आग की दीवार ने कीड़ों को रोक दिया। वे चर्च में घुस गए, जहां कई बचे हुए लोग पनाह लिए थे। लोगों ने बताया कि ये जीव आसमान से आए थे। लियम ऊपर की मंजिल पर चढ़ा तो आसमान में अनगिनत लाल उल्काएं बादलों को चीर रही थीं। हर लाल रोशनी का मतलब था कि कीड़ों का एक नया झुंड आ रहा है। खाने की कमी के कारण सबने आधी रात को निकलने का फैसला किया। टोली चुपचाप सड़कों से निकल रही थी कि एक बेकार बस के पास कीड़े फिर से सक्रिय हो गए। एक माँ और बेटी की मदद करते हुए लियम बस के अंदर फंस गया। एक विशाल कीड़ा उन्हें सूंघ चुका था। उसी समय चर्च की घंटियां बजने लगीं। वहां रह गए दो बुजुर्गों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए घंटियां बजाकर कीड़ों का ध्यान अपनी ओर खींचा। कीड़ों का झुंड चर्च की तरफ लौट गया। तब बुजुर्गों ने शांत भाव से फर्श पर फैले पेट्रोल में आग लगा दी। चर्च एक विशाल मशाल बन गया। उन दो बुजुर्गों ने अपनी जान देकर बाकी लोगों को भागने का मौका दिया। बहुत मुश्किलों के बाद लियम अपने दोस्त सैम के घर पहुंचा। वहां उसने देखा कि उसकी पत्नी उसकी बेटी को गोद में लिए बैठी है। दरअसल बेटी दूसरे बचे हुए लोगों के साथ खुद ही आ गई थी। पूरे परिवार की मुलाकात हुई। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। फिर लियम ने जो कुछ देखा सुना सब बताया। सबने सेना के आश्रय स्थल जाने का फैसला किया, सिवाय उसके दूसरे दोस्त गंजे सरदार के, जो जाना नहीं चाहता था। जल्द ही सब वहां से चले गए। रास्ते में पूरी तरह सन्नाटा था। आधे दिन बाद उन्हें एक चमकती हुई सुपरमार्केट दिखी। वहां खूब सारा सामान था। लोगों की भीड़ थी, मानो सर्वनाश में स्वर्ग हो। लियम और उसके साथियों ने खूब खाया और वहीं रुकने का फैसला किया। अगली सुबह बर्फ थम गई और सूरज निकल आया। सब खुश हो रहे थे। तभी सैम ने डरते हुए कहा कि कंपास पूरी तरह उलट हो गया है, जिसका मतलब था कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बदल गया था। फिर अचानक एक कार सुपरमार्केट के सामने तेजी से आकर रुकी और 3 मास्क पहने हथियारबंद आदमी कूद पड़े। बिना किसी चेतावनी के उन्होंने भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जो चौराहा पहले बहुत शोर शराबे वाला था, वह पल भर में मौत का मैदान बन गया। लियम का खून खौल उठा। उसने सैम के साथ मिलकर जवाबी फायरिंग की। कुछ ही देर में 2 हमलावर मारे गए और तीसरा भाग निकला। जब लियम ने मारे गए हमलावर का मास्क उतारा तो वह एक अधेड़ औरत की शक्ल थी, जिसके गले में बच्चे का लॉकेट था। उसे याद आया कि तूफान से पहले उसके सामने से गुजरने वाली एक औरत के गले में बिल्कुल वैसा ही लॉकेट था।
कैसे एक माँ आम लोगों पर गोलियां चला सकती है। इस नरसंहार के पीछे क्या राज था। इसी बीच 3 सैन्य ट्रक वहां पहुंचे जिनमें सैनिक और बचे हुए लोग सवार थे। उनमें गंजा सरदार भी था, जिसने बताया कि नशे में वह सड़क पर पड़ा था और गश्ती दल ने उसे बचा लिया। लियम को पता चला कि ये सैनिक उसी 5 पर्वत वाले सैन्य शिविर से थे जहां वह जाना चाहता था। चूंकि वहां अब रहना खतरनाक था, सबने सेना के साथ जाने का फैसला किया। इधर भागे हुए उस मास्क वाले व्यक्ति ने एक सुरंग में पहुंचकर देखा कि वहां भी एलियन कीड़े हैं, लेकिन उन्होंने उस पर हमला नहीं किया बल्कि उसे रास्ता दे दिया। इससे साफ था कि यह आपदा कोई प्राकृतिक नहीं बल्कि कोई साजिश थी। लियम और उसके साथी 5 पर्वत शिविर में पहुंचे। यहाँ 24 घंटे रेडियो पर बचाव का संदेश चलता था। हजारों बचे हुए लोग आश्रय पाए हुए थे। लियम की बेटी भी पिता की तरह लड़ाई करना चाहती थी। शिविर के अफसरों ने सैम से कहा कि वह रेडियो चलाने में मदद करे, शहर के बीच से बचाव के संदेश भेजने के लिए। कुछ हिचकिचाहट के बाद तानो मान गया और लियम के साथ उसका दोस्त गंजा सरदार भी उसके साथ था। अगले दिन तीनों और कुछ वॉलंटियर्स एक मिशन पर निकले। उन्हें कीड़ों के इलाके से होकर शहर के बीच एक ऊंची इमारत पर रेडियो लगाने जाना था। बॉम्बर प्लेन की आवाज सुनकर सब उत्साहित हो गए। लग रहा था इंसानियत अभी भी हार नहीं मानी है। एक ट्रेन तेजी से कीड़ों की ओर दौड़ी और कुचली हुई कारों के बीच रास्ता बनाया, लेकिन ट्रेन खुद भी बुरी तरह डैमेज हो गई और सबको पैदल चलना पड़ा। बीच रास्ते में एक डैमेज बॉम्बर प्लेन देखकर लियम को शक हुआ, आखिर कीड़ों ने उसे कैसे मार गिराया था। इमारत पर पहुंचकर टीम 3 हिस्सों में बंट गई। सैम ने आखिरकार उपकरण चालू कर दिया और 5 पर्वत शिविर का पता सारे देश में प्रसारित हो गया। मिशन खत्म होने पर किसी ने दूर एक स्टेडियम में अजीब नीली रोशनी देखी। लियम ने वहां जाने का सुझाव दिया, लेकिन मना कर दिया गया। शिविर लौटकर जब वे ताश खेल रहे थे, तभी गंजा सरदार अचानक पागलों की तरह अपने साथी को मारकर भाग गया और ऊपर से कूदकर मर गया। हैरान लियम और सैम ने नीचे जाकर देखा तो सैनिकों ने उन पर चिल्लाना शुरू किया और अंधेरे में दर्जनों लोग उनके चारों ओर आ गए। दोनों मुश्किल से भागे। सैम ने जो मन में था वह कह दिया, ये सब इंसानी करतूत थी, ये कीड़े असल में सेना के प्रयोग थे। वे स्टेडियम गए, जहां देखा कि लोग बेहोशी में इधर उधर घूम रहे थे। कुछ मशीनों से गोलियां चला रहे थे और एलियन कीड़े उनके बीच में घूम रहे थे। दोनों एक दूसरे को छू तक नहीं रहे थे। जब लियम स्टेडियम की छत पर चढ़ा तो उसके होश उड़ गए। कीड़ों की लाल रोशनी के नीचे इंसान और कीड़े दोनों एक पुतले की तरह लाइन में थे और सबकी नजरें स्टेडियम के बीचों बीच एक अजीब टेंट पर टिकी थीं, जहां से एक विशाल हाथ निकल रहा था, 17 उंगलियों वाला एक हाथ। तब लियम को भयानक सच समझ में आया, ये किसी ऊंची सभ्यता की साजिश थी। पहले उन्होंने जहरीली बर्फ से सफाई की, फिर कीड़ों से तबाही मचाई और अंत में 5 पर्वत शिविर जैसा जाल बनाकर बाकी बचे लोगों को एक जगह इकट्ठा किया। वह शिविर कोई रक्षा स्थल नहीं, बल्कि लोगों को कठपुतली बनाने का कारखाना था। यह भयानक सच उस मजबूत आदमी को भी कमजोर कर गया। इसके साथ ही ये कहानी खत्म होती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल पर दूसरी वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।